चलिए अब हम पढ़ते हैं अवक्रियाओं के बारे में। अवक्रियाएं मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। योगात्मक अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया या अपघटन अवक्रिया। योगात्मक अवक्रिया के 3 नाम हैं: संयोजन अवक्रिया, संकलन अवक्रिया और योगात्मक अवक्रिया। तीनों के एक ही नाम है, एडिशन रिएक्शन। वियोजन अवक्रिया या अपघटन अवक्रिया। अपघटन अवक्रिया 3 प्रकार की: ताप अवक्रिया, ताप अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन और तीसरी है विस्थापन अवक्रिया और चौथी है द्विविस्थापन अवक्रिया। इसके साथ साथ इसी में हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अवक्रिया, ऊष्माशोषी अवक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिसको ऑक्सीकरण अवक्रिया बोल देंगे और अपचयन अवक्रिया। सभी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले योगात्मक अवक्रिया पढ़ेंगे। चलिए परिभाषा देखिए, ऊपर लिखी हुई है। योगात्मक अवक्रिया वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखो ध्यान, 2 या 2 से अधिक अभिकारक। अभिकारक मैंने बताया था, फिर से बता देता हूं। अभिकारक मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जैसे H2+O बनेगा H2O, पानी का निर्माण हुआ, तो ये दोनों है कहलाएंगे अभिकारक और ये कहलाएंगे उत्पाद। भी पहले बता चुके हैं। तो ये अभिकारक 2 या 2 से अधिक, 2 हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जब नए पदार्थ केवल एक पदार्थ का निर्माण करें तब बोला जाएगा योगात्मक अवक्रिया। देखिए इसमें रिएक्शन लिखी हुई, H2+O, H2O बन गया पानी, तो ये हो गया योगात्मक अवक्रिया। रिएक्शन हुई, नया पदार्थ बना। सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्शन हुई तो बना सोडियम क्लोराइड, नमक बन गया, एक पदार्थ बन रहा। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये योगात्मक अवक्रिया के उदाहरण हैं। चलिए इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा, ऐसा ना हो ज्यादा डिफिकल्ट बताने लगे तो हमको तो मजा आए, आपको मजा ना आए। चलो देख लेते हैं ये कैसे हुआ, ये हुआ क्यों। तो देखो बेटा, आपको शुरुआत में ही बोला था इलेक्ट्रॉनों की आवागमन। कोई भी तत्व एक दूसरे को तत्व लेते और देते हैं, परस्पर जब इलेक्ट्रॉनों का संबंध होता है, आदान प्रदान, तभी यौगिक का निर्माण होता है। आपको बता दें, कोई भी तत्व जिसके पास किसी भी, जैसे मान लो सोडियम +1 चार्ज होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, और क्लोरीन -1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगी, -1 है, मतलब इसकी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन कम है और इसकी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये देगा और ये लेगा। तो ये देगा लेगा तो ये सोडियम क्लोरीन को दे देगा, क्लोरीन ले लेगा, दोनों आपस में मिल जाएंगे और मिलके बनेगा सोडियम क्लोराइड। समझ में आ गया? योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ गया होगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया पदार्थ बनाए, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसी के साथ एक चीज और टॉपिक समझ लेते हैं। आपने किताब में पढ़ा होगा कंकाली अभिक्रिया, कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, 2 नंबर का यूपी बोर्ड में। कंकाली अभिक्रिया क्या है तो आपको ध्यान देना है। कंकाली अभिक्रिया को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे कहा जाता है असंतुलित अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जो संतुलित ना हो। अब आपको लग रहा होगा संतुलन क्या होता है सर? चलिए बिल्कुल बताएंगे, टेंशन तो लेनी नहीं। देखिए कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे मान लो ये रिएक्शन हुई, नए पदार्थ बने। रिएक्शन अभिक्रिया एक प्रकार की रिएक्शन है, मतलब इंग्लिश में उसका शब्द है। अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन है और रासायनिक परिवर्तन में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित होता है। रासायनिक संयोजन के नियम तो 3-4 हैं, 2 पर ध्यान देते हैं। पहला है रासायनिक संयोजन का नियम, पहला है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण नियम ये कहता है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पादन का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो भाग लिए रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ, उनका द्रव्यमान और जो नया पदार्थ बना उनको उनसे मिलकर के उसका द्रव्यमान सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो समझ लो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है तो रिएक्शन सही है। और जब द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो होगा और तब कहा जाएगा संतुलित अभिक्रिया है, अर्थात संतुलित है। और जिसमें द्रव्यमान संरक्षण नियम का फॉलो ना हो, असंतुलित अभिक्रिया, उसी को बोलेंगे कंकाली अभिक्रिया। अरे कंकाली मतलब सिस्टम ही कुछ ना ही मजे ना उसमें कुछ होबे ना करे। चलो देखते हैं H2O। चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं H2O। ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा ना कुछ ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगा है, वैसे कुछ नहीं। कक्षा 10 में आकर के अगर ये भी ना समझो बेसिक चीजें तो फिर बहुत बुरी स्थिति है, समझ लेना। फिर H2+O, देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के दो पहलू हैं देखने के। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करने के लिए ऐसे सिखाया जाता कि अभिकारक के तत्व को गिन लो और उत्पादन के तत्व बराबर होने चाहिए। इससे भी पता चल जाता है कि अभिक्रिया संतुलित है। फिलहाल अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, आज तो फिर अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी कर लो, अभी जो चर्चा करनी है कर लो, शुरुआत में बच्चों को डिफिकल्ट नहीं होगी। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। हम कहेंगे यह अभिक्रिया संतुलित है, बिल्कुल रासायनिक संयोजन के नियम को फॉलो कर रही है। अब एक हम अपना तरीका बताते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब वही जो लिखा था। तो वो क्या होता है? अभिकारक का मतलब द्रव्यमान और उत्पादन का द्रव्यमान सेम होना चाहिए। तो अभिकारक के पास द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो हाइड्रोजन 2 है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18 U। 18 U का मतलब है, U मतलब यूनिफाइड मास, द्रव्यमान। तो H2O अभिकारक का द्रव्यमान है 18। अब इसका गिन लो, इसका भी 18 निकलेगा। देखो हाइड्रोजन 2 तो 2, ऑक्सीजन 1 तो 16, 2 और 16 कितने हो गए? 18 U। अर्थात इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान सेम निकल रहा। तो ये रिएक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, संतुलित भी है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो कर रही ना, इसीलिए संतुलित है। अब आते हैं, तुमको इस प्रकार से बहुत टीचर ने पढ़ाया होगा या आपने भी पढ़ा होगा, कहा जाएगा ये संतुलित है या कि नहीं, पूछ दिया जाएगा तो आप कह दोगे कि हाँ संतुलित है, क्योंकि पहले के तत्व और उसके तत्व परमाणु की संख्या बराबर होगी। अगर पूछा जाए आप बताओ ये अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं, तो आप आपको कह दोगे कि नहीं संतुलित है, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं और यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं। तो क्या करना है? मैंने बोला पहला नियम तो ये, यहाँ के तत्व बराबर होने चाहिए। तो क्या कर दो, हाइड्रोजन तो 2, यहाँ पर 2 कर दिया, तो हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 हो गई, तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर दिया। अब ये भी अभिक्रिया संतुलित हो गई। थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। सबसे सरल तो रासायनिक विज्ञान है। चलिए आगे आते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसके साथ भी यही खेल है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर चार्ज होता है +2 और ऑक्सीजन पर -2, दोनों को परस्पर संबंध करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इस पर मैंने बताया था +1 -1 इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने से सोडियम क्लोराइड बना। कार्बन पर होता है +4 और इस पर होता है -4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है तो 2 2 4 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब हमने क्या क्या सीखा इसमें? योगात्मक अभिक्रिया भी सीख लिया, संतुलन भी सीख लिया, और ये भी सीख लिया कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पादन का द्रव्यमान सेम होना चाहिए, वो अभिक्रिया कहलाएगी संतुलित अभिक्रिया, और वह अभिक्रिया परफेक्ट कहलाएगी। बाकी तो अभिक्रिया बेकार है, अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो ना करें अभिक्रिया बेकार है। आगे आते हैं, वियोजन अभिक्रिया पढ़ लेते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें यौगिक छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाता है। वियोजन मतलब अलग अलग हो जाता है। वियोजन शब्द का अर्थ तो जानते ही होंगे,
नहीं जानते तो जान जाओ, क्योंकि इस उम्र में बहुत इसका महत्व है। जब कोई गाना सुन रहा हो दुख भरे, तो समझ जाओ उसके साथ ऐसी घटना हुई, तो कोई नजदीक की चीज छोड़ के चली गई, मतलब अलग हो गई, दूर हो गई, तो वियोजित हो गया कोई आदमी या पदार्थ, कुछ भी कह लीजिए। तो वही वियोजन अपघटन अपक्रिया, मतलब जो चीज अलग अलग हो जाए, यौगिक है लेकिन और छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए। ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि पढ़ाई का यूट्यूब चैनल है, मौज मस्ती भी चलेगी, लेकिन अभी नहीं, अभी नया नया मामला है सब। धीरे धीरे हमको भी प्रैक्टिस में आने दीजिए, जब हमको भी महसूस होने लगेगा कि कैमरे में ही हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, फिर क्या हम आ जाएंगे पुराने उसमें। ताप अपघटन अपक्रिया, तो वियोजन अपक्रिया तीन प्रकार की। ताप अपघटन अपक्रिया वे अपक्रियाएं जिसमें तापमान बढ़ाने पर यौगिक सरल यौगिकों में टूट जाए, दो या दो से सरल यौगिकों में टूट जाए, उसे बोला जाएगा ताप अपघटन अपक्रिया। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दे दी गई, और जब ऊष्मा दे दी गई तो अपघटन होगा, उसमें कैसे में बदल जाए, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल गया, तो दो चीजें बन गई। देखो, आप ताप अपघटन अपक्रिया ध्यान से देखिएगा। ताप अपघटन पहले बता रहा हूं, जब तापमान, ऐसी अभिक्रिया जिसमें तापमान बढ़ाने पर पदार्थ यौगिक दो या दो से सरल यौगिक या अणु में टूट जाए, उसे ताप अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। कैसे, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट ये है, इसको मैंने गर्म किया, ताप दिया, तो रिएक्शन होगी उसमें, तो ताप जब देंगे गर्म करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, जब एक कोई तत्व हो यौगिक के लास्ट में एक तत्व हो तो मोनोऑक्साइड, मोनो लगता जाता, नाम सुफिक्स मोनो लग जाता है। तो देखो, पहले एक यौगिक था, अब देखो दो यौगिक बन गए सरल सरल यौगिक में। इसी को तो बोला, देखो लिखा, वे रासायनिक क्रियाएं जिनमें यौगिक छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाता है। यौगिक तो पहले होता है लेकिन छोटे छोटे सरल यौगिक में टूट जाए, उसे अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। अपघटन अपक्रिया तीन प्रकार की, ध्यान से फिर से बार बार शब्द बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, ये पोटेशियम क्लोरीन ऑक्साइड जो है, अब देखो इसमें ऊष्मा बढ़ा दिया गया, किसमें बदल गया, पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल गया ऊष्मा बढ़ाने पर। देखो, ये एक यौगिक था, दो यौगिकों में टूट गया, तो ऊष्मा अपघटन पढ़ लिया मैंने। आप पढ़ेंगे विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन जिसमें हम ऐसी अभिक्रिया जिसमें हम विद्युत का प्रवाह करके या अम्लीय जल में, देखो विद्युत का प्रवाह अम्लीय जल में किया जाता है, अम्लीय जल में प्रवाह करके जब सरल यौगिकों में दो या दो से टूट जाए, उसे विद्युत अपघटन बोला जाएगा। जैसे हमने ले लिया H2O पानी, अब पानी में हमने दो एनोड प्लस कैथोड के चार्ज दोनों तार डाल दिए और करंट चालू कर दिया। मान लीजिए एक गिलास में आप पानी साफ लीजिए और उसमें एक प्लग लगा दीजिए, और दो तार जो होते हैं, एक दोनों तार में एक तरफ काला होगा, एक तरफ लाल होगा तार, दोनों एक पर चार्ज होगा माइनस का, एक पर प्लस का आयन होगा, दोनों में कील बांध दीजिए। अब पानी में वो दोनों कीले डाल दीजिए और बटन दबा दीजिए, करंट मतलब दौड़ा दीजिए। अब करंट दौड़ा दोगे तो मालूम क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें डाल देंगे, मतलब विद्युत जब प्रवाह कर देंगे, तो H2O मालूम टूटने लगेगा, हाइड्रोजन गैस अलग टूट जाएगी और ऑक्सीजन अलग टूट जाएगा। तो देखो, हमें एक यौगिक से सरल यौगिक बन रहे, सरल तत्व बन रहे हैं, इसको बोलेंगे विद्युत अपघटन क्रिया। ऐसे सोडियम क्लोराइड में होता है, सोडियम क्लोराइड का घोल ले लीजिए, नमक का घोल, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कर दीजिए, तो सोडियम अलग निकल जाएगा धातु और क्लोरीन गैस निकल के उड़ जाएगी। तो देखो, सोडियम और क्लोरीन बन गया, तो ये हो गया विद्युत अपघटन अपक्रिया। अब प्रकाश अपघटन अपक्रिया, सो सिंपल। प्रकाश अपघटन अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें प्रकाश के होने पर कोई तत्व एक यौगिक या दो यौगिक से सरल सरल यौगिक में टूट जाए, प्रकाश अपघटन अपक्रिया कहलाएगा। देखो,
प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण तो सुना ही होगा, बस वही प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन के 6 अणु यौगिक और पानी के 6 यौगिक, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी मिलकर के सब सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है, पर्णहरिम क्लोरोफिल पर, मतलब पत्ती पर। पत्ती में पहले कार्बन डाइऑक्साइड आती है और पानी जाइलम आइलम से लिया जाता है। जाइलम मतलब पानी, जल लिया जाता है, और फ्लोएम मतलब जिसमें भोजन वोजन का प्रवाह हो। तो जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड H2O पत्ती में पहले से मौजूद होते हैं या फिर लेते हैं, उस पत्ती पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब कौन सी अभिक्रिया होती है? 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य या प्रकाश अपघटन का एक उदाहरण बताया, दे दिया होगा नीचे ऑप्शन में, या पूछ दिया जाए कि पत्तियों में कौन सा, पेड़ के पत्तियों में कौन सी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया होती है, तो आपको बताना है प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया होती है। सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है पर्णहरिम पर, तब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के पश्चात बनता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। आते हैं, अब पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया पढ़ रहा हूं, पहले पढ़ लिया योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, और लास्ट वाली होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बाकी ये भी पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। चलिए ध्यान से सुनिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा छिपी अभिक्रिया। ऊष्मा, देखिए शब्दों पर बहुत ध्यान देना है, शब्द का ही अर्थ समझ गए तो कुछ भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ऊष्मा छेपी मतलब निकलना, ऐसी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें रिएक्शन होने पर उसमें से ऊष्मा निकले, ऊष्मा मतलब निकले, उसे कहा जाएगा ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे चूना में पानी डाल दीजिए, देखो चूने में जब पानी डाल देते हैं तो खूब बुलबुले उठते हैं, गैस निकलती है और गरम गरम हो जाता है, जिस पात्र में मतलब बर्तन वर्तन लिया जाता है। अब देखो उसमें क्या निकल रही, ऊष्मा निकल रही ना, तो कहलाएगी ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। अब आते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वह अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया के पश्चात या जिस अभिक्रिया होने में ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसे बोलेंगे ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब सोख रही, जो ऊष्मा ले उसे बोला जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कंफर्म? चलिए इधर पढ़ लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में एक नियम फॉलो होता है, इसमें हमने परिभाषा नहीं लिखी क्योंकि परिभाषा क्या अपने आप समझो। इसमें होता क्या है, कम तत्व, कम अभिक्रिया वाले तत्व, मतलब कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं यौगिक से, तब हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जिसमें एक तत्व डिस्प्लेसमेंट हो उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन अभिक्रिया, और जिसमें 2 तत्व या 2 परमाणु डिस्प्लेसमेंट एक साथ हों उसे बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बस उसमें भी वही होगा कि अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले को हटा देता है। नियम भी है ना, साइंस तो बात की बात है, प्रकृति का नियम है, मानव समाज का नियम है। अमीर आदमी गरीब आदमी को कभी भी किसी जगह से हटा सकता है, लेकिन गरीब आदमी अमीर आदमी को किसी भी जगह से कभी भी नहीं हटा सकता है। अब देखिए, गणित लगा के कमेंट में ये ना कहिएगा कि नहीं सर ये देश हमारा लोकतांत्रिक है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार, तो गरीब आदमी अगर वोट ना दे तो कोई सरकार इधर की उधर हो सकती है। ये सब बातें हैं लिखा पढ़ी वाली, रियलिटी में कुछ नहीं है। गरीब आदमी, अब ये कहना ज्यादा उचित नहीं क्योंकि शब्दावली ऐसी होती है जो लोगों को चुभ जाती है, तो देखो साइंस से ही सीख लो। अधिक क्रियाशील जो आदमी होगा तुमको कम क्रियाशील वाले को हटा देगा। इसी प्रकार से
जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है कम क्रियाशील तत्व को हटा देता है। जब ऐसा कुछ हो तो समझ जाना विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। पहले देखो इधर लिखा होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन, हाइड्रोजन गैस और कॉपर और सिल्वर, ये सब हैं अब घटते हुए क्रम में है। मतलब ये हैं अधिक क्रियाशील और ये हैं कम क्रियाशील तत्व, ये हैं सब घटते हुए क्रम में। ये अधिक क्रियाशील और ये हैं कम तत्व क्रियाशील तत्व। चलिए देखते हैं इस रिएक्शन में। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है इसमें, देखिए कॉपर सल्फेट, और फिर क्या होगा, जिंक जो है, अब देखो यहां पर जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्योंकि जिंक पहले है तो अधिक क्रियाशील, तो क्या करेगी, जिंक कॉपर को हटा देगी यहां से, और ये कॉपर हट जाएगा तो क्या, जिंक यहां पर आ जाएगी SO4 के बगल में, तो देखो आ गया जिंक सल्फेट बन गया। अब कॉपर कहां, कॉपर अलग चला जाएगा, तो देखो क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट। अब एक तत्व दूसरी तत्व को, कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दिया, हटा दिया, और जब ऐसा कुछ हो तो समझ जाना वो विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आइए अब देखिए इसमें दूसरे नंबर पर बताइए ये अभिक्रिया होगी कि नहीं। सिल्वर Ag, अब सिल्वर जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर को नहीं हटा पाएगा, इसमें नो रिएक्शन, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील तत्व है। ये देखो कॉपर पहले पड़ रहा है और सिल्वर बाद में, तो सिल्वर कॉपर से कम क्रियाशील तत्व है। तो अब जब भाई ये कम क्रियाशील तत्व है तो कॉपर को हटा नहीं पाएगा, जब हटा नहीं पाएगा तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो नो रिएक्शन। यूपी बोर्ड में इस प्रकार की रिएक्शन दिया जाएगा और करके दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रिएक्शन गलत है। तो आपको ये भी तत्व याद रखने हैं, इनका भी क्रम याद रख लेना है, क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया में ये जरूर पूछा जाएगा, मतलब ये याद होगा तो विस्थापन अभिक्रिया आसानी से हो जाएगी। आज ये मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोराइड HCl, क्या होगा, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट हटा देगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन हट करके क्या, ये देखो यहां आ गई, और ये मैग्नीशियम कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा रहा है, तो इसमें कौन सा अभिक्रिया हो रही, बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अब आते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, बहुत आसान, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो बार दो तत्वों को हटाया जाए, डबल या कह लीजिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। चलिए इधर देखो, जिंक, इसमें ही देख लीजिए, मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, जिंक, जिंक H2 से अधिक क्रियाशील है, तो H2 को हटा देगा तो बन जाएगा जिंक सल्फेट, और H2 कहां चला जाएगा, सॉरी H2 यहां चला गया बेचारा, क्योंकि कम क्रियाशील है, और जिंक ये यहां आ गया, बन गया, तो जिंक H2 मतलब हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो इसमें जिंक हाइड्रोजन को हटा दिया, बन गया जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस प्राप्त हो गई। अब आपको निरूपण पढ़ाया था तो इसका क्या मतलब है, तो सुन लीजिए, मतलब ये है, किताब में देखोगे लिखा होगा सब कहीं। अब जैसे ऊष्मा दिया जा रहा है तो इसमें डेल्टा बना होगा, अब इसमें भी डेल्टा बना होगा, इसमें भी डेल्टा बनाया जा सकता है, क्योंकि ऊष्मा दी जा रही, बिना ऊष्मा के ऊष्मीय अभिक्रिया है ना जी। अब आते हैं, क्या इसमें जैसे ये प्राप्त हुआ H2O क्या है, गैस है, तो ऐसे लिख दिया जाएगा गैस, ऐसे निशान बना दिया जाएगा, ऐसे मतलब बताया था गैसी। और जब प्राप्त हो हमें ठोस पदार्थ, जैसे कॉपर प्राप्त हुआ, इसमें ऐसे लिखा हो सकता है। कोई डाउट, कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए। अब आते हैं डबल रिएक्शन भी हम पढ़ लिए, द्विविस्थापन क्रिया, वह क्रिया जिसमें अब चलिए पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को ले लेते हैं, द्विविस्थापन क्रिया का उदाहरण बता रहा हूं, यहां पर देख लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट को हमने लिया प्लस सोडियम क्लोराइड,
अब रिएक्शन होगी इसमें। अब इसमें देखो सिल्वर पर होता प्लस का चार्ज और नाइट्रोजन ऑक्साइड पर होता, नाइट्रेट पर होता माइनस का, सोडियम पर प्लस का और क्लोरीन पर होता है माइनस का। वैसे सही मायने में देखा जाए तो द्विविस्थापन की अभिक्रिया वे रासायनिक क्रिया जिनमें यौगिकों के आयनों में परस्पर स्थानांतरण हो, द्विविस्थापन। देखो आयनों में इसमें स्थानांतरण होगा तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सिल्वर प्लस माइनस से मिलेगा और माइनस प्लस से मिलेगा, तो इसमें बनेगा देखो जे इससे मिलेगा तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, अब आ जी प्लस सिल्वर क्लोराइड। अब देखो इसमें देखो दो तत्व डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, ये देखो सिल्वर सोडियम को हटाएगा, यहां पर आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये सोडियम यहां पर आ जाएगा। देखो दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं ना, दो तत्वों आदान प्रदान में मतलब अपनी जगह बदल रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको बताना है इसमें समझ में आया कि नहीं। चलिए हाँ, एक चीज छूट गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं कहां पर अब लिखें ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कहां पर लिखें, अरे यहीं पर बता देते हैं, यहां पर बता देते हैं। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, इंग्लिश में इसको बोला जाता है ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु छूटते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु छूटते हैं, हाइड्रोजन के परमाणु बाहर निकलते हैं, ऑक्सीजन के परमाणु मिल जाते हैं। जैसे इसमें लिखा है 4 सोडियम प्लस ऑक्सीजन O2। हाँ, अब ये बनेगा 4 सोडियम ऑक्साइड बना, सोडियम ऑक्साइड बन गया ये। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जब ऑक्सीजन, मैंने पहले ही बोला परिभाषा में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वह रिएक्शन होगी जिसमें हाइड्रोजन टूटे और ऑक्सीजन जुड़े। मतलब कहोगे कि सर हाइड्रोजन में दिख ही नहीं रहा, अरे परिभाषा में लिखा है, अब इसमें ऑक्सीजन दिख रहा है, बस उसी ध्यान दो। ऑक्सीजन जिस अभिक्रिया में जुड़े वो कहलाएगी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। देखो सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यह कहलाएगी, अब हम कहेंगे इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, हिंदी में बोल सकते हैं सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि सोडियम के साथ क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। अब आइए दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 2H और ये आयोडीन प्लस, अब क्या होगा, इसमें रिएक्शन हुई, बदल गया, इसमें रिएक्शन हुई और बदल गया 2H प्लस 2 आयोडीन में। और जब देखो ध्यान देना, ये परिभाषा भी बोली थी ना, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु अलग हों वो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। देखो ये दो हाइड्रोजन और 2 आयोडीन है इसमें, क्योंकि 2 पहले लगा है, तो हाइड्रोजन क्या हो रहा, अलग हो रहा, देखो अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग आयोडीन अलग, तो ये भी कहलाएगी, इसमें कहलाएगा कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन टूटना ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण है। अब आइए अब पढ़ लेते हैं कौन सी रहेगी क्रिया, अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया इसी को मिटा देते हैं, अपचयन क्रिया, कम जगह है तो इसी में सब एडजस्टमेंट कर लिया जाए। अपचयन क्रिया,
देखो बेटा, उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोला जाए, इसको अपचयन, इसको रिडक्शन अभिक्रिया भी बोला जाता है। रिडक्शन अभिक्रिया, चलिए आप समझ जाइए रिडक्शन अभिक्रिया। अब ध्यान दीजिए, अभी मैंने ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पढ़ा, हाइड्रोजन जब टूटे, ऑक्सीजन जब जुड़े किसी भी रिएक्शन में, तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। अब आइए अपचयन अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीजन टूटे और हाइड्रोजन जुड़े, ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया। एच जैसे H प्लस S और बन गया है H2S। आते हैं इधर, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, दो चीजें बनेगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें H जुड़ रहा है, तो ये कहलाएगा अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि अभी परिभाषा में लिखा है। पहले में जो था उसका उल्टा कर दीजिए। ऑक्सीडेशन अभिक्रिया में था कि हाइड्रोजन जब अलग हो किसी भी रिएक्शन में तो कहलाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ऑक्सीजन जब जुड़े किसी अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या है, हाइड्रोजन जब जुड़े तो अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन जब अलग हो तो अपचयन अभिक्रिया, क्योंकि उसका उल्टा परिभाषा है। तो देखो H2 प्लस सल्फर बन गया, तो इसमें कौन सी रिएक्शन है, तो हम कहेंगे H2 का या सल्फर का अपचयन हुआ, सल्फर का अपचयन हुआ। अब है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो इसमें देखो जिंक अलग चला गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन गया, तो हम कहेंगे इसमें जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ, या कह लीजिए जिंक का अपचयन हुआ। वैसे अगर आप शब्दों पर ध्यान दिया होगा तो इस वीडियो में मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है, लेकिन जो भी कुछ रह गया हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, कहीं भी हमसे गलती हो गई, त्रुटि हुई हो, आप अवश्य कमेंट में बताएं। ठीक है, नमस्कार।